जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुके हैं 4 जुलाई 2021, दिन हो चुका है रविवार। तो जानेंगे आज की बड़ी खबरें, क्या है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, क्या है राजनीतिक उथल पुथल, कहां करे साइबर फ्रॉड की शिकायत, साथ ही जानेंगे सर्राफा बाजार और मौसम का पूर्वानुमान। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी आपकी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो इसी के साथ चलते हैं पहली खबर पर। तो पहली खबर आ रही है उत्तराखंड से। RSS के करीबी रहे पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए CM। जी हाँ दोस्तों, कल ही रावत साहब ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। तीरथ सिंह रावत जो पहले CM थे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। इसी के साथ पूरा राजनीतिक घमासान मचा हुआ था कि कौन CM बनेगा, और इसी के साथ में बीजेपी ने घोषित कर दिया कि RSS के करीबी रहे पुष्कर सिंह धामी नए CM होंगे उत्तराखंड के। आखिर क्यों भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को ही बनाया उत्तराखंड का नया मुखिया, जाने क्या है सियासी समीकरण। दरअसल धामी के कारण फिट बैठ रहा है जातीय समीकरण। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ब्राह्मण चेहरा है, ऐसे में पार्टी को जातीय समीकरण साधने के लिए राजपूत चेहरे की जरूरत थी। इस लिहाज से भी पुष्कर सिंह धामी पार्टी के सभी मानकों पर फिट बैठे हैं। और जब आगामी विधानसभा चुनाव को एक साल भी नहीं बचे, भाजपा ऐसे युवा चेहरे पर दांव लगाकर देखना चाहती है कि वह पार्टी के लिए क्या कुछ कर आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूत स्थिति ला सकता है। चलते अगली बड़ी खबर पर। अगली खबर में राफेल का विवाद फिर से सामने आया है। फ्रांस में सौदे की जांच के लिए जज नियुक्त करने की मांग, और कांग्रेस ने JPC जांच की भी मांग की है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक एवं चुनावी मुद्दा रहा राफेल करार। फ्रांस में एक NGO की शिकायत पर बिठाई गई जांच के बाद फिर से भारत में भी गरमाने लगा है। कांग्रेस ने इसमें भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए न सिर्फ JPC जांच की मांग की है, बल्कि यह संकेत भी दिया है कि आगामी संसद सत्र में यह मुद्दा और भी ज्यादा गरमाने वाला है। तो चलते अगली बड़ी खबर पर। अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में अलग बलूचिस्तान देश की मांग कर रहे बलूच आर्मी ने चीनी कंपनी को आग लगा दी है और उनके मजदूरों को भी अगवा किया है। पाकिस्तान में अलग बलूचिस्तान देश की मांग जोर पकड़ रही है। आज़ादी के लिए सक्रिय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने चीन की दूरसंचार कंपनी को आग के हवाले कर दिया है। साथ ही में उसमें काम करने वाले 6 मजदूरों का अपहरण कर लिया है। इन मजदूरों की रिहाई संयुक्त राष्ट्र या रेड क्रॉस की गारंटी पर ही करने का ऐलान किया है। इन मजदूरों का अपहरण मार्गो चौखोबीबाद क्षेत्र से किया गया है। चलते अगली खबर पर। अगला समाचार आ रहा है यूपी से, उत्तर प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो अभी जिला पंचायत चुनाव हुए हैं 2021 में, उसमें बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। मतलब बीजेपी के इस चुनाव में जीत हुई है। भाजपा के 75 में से 67 जिला पंचायत अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में अपना परचम लहरा दिया है। भाजपा के 21 प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीते थे, और शनिवार को 53 पदों पर मतदान के बाद आए परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का मैदान समेट कर रख दिया है। तो चलते अगली बड़ी न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ आ रही है महाराष्ट्र से, मुंबई से। अमिताभ बच्चन का जो बंगला है प्रतीक्षा, उसकी दीवार तोड़ेगी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मुंबई महानगर पालिका बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले प्रतीक्षा की एक तरफ की दीवार तोड़ने की तैयारी कर रही है। ये दीवार तोड़ने के लिए 2017 में ही अमिताभ बच्चन को BMC ने नोटिस भेज दिया था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने इस नोटिस का जवाब अभी तक नहीं दिया है। BMC ने मुंबई उपनगरीय कलेक्ट्रेट के सर्वे अधिकारियों को प्रतीक्षा बंगले के तोड़े जाने वाले हिस्से को चिन्हित करने के आदेश दे दिए हैं। इस बंगले की दीवार संत ज्ञानेश्वर मार्ग को चौड़ा करने के लिए तोड़ी जा रही है। यह मार्ग प्रतीक्षा बंगले से शुरू होकर इस्कॉन मंदिर की ओर जाता है। जुहू में बच्चन परिवार द्वारा खरीदा गया यह पहला बंगला है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में अमिताभ बच्चन के और 3 बंगले भी है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ED ने समन जारी कर दिया है, और ED ने समन जारी करके इन्हें तलब किया है। जांच एजेंसी ने देशमुख को 5 जुलाई को अपने समक्ष पेश होने को कहा है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि राकपा नेता को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए तीसरा नोटिस जारी किया गया है। देशमुख से दक्षिण मुंबई में केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया है। देशमुख को इससे पहले भी 2 समन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन वह कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे का हवाला देकर पेश नहीं हुए। इन्होंने ED के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना बयान दर्ज कराने का आग्रह किया है। चलते अगली बड़ी खबर पर। अगली खबर आ रही है कपिल शर्मा शो में देखे जाने वाले सिद्धू जी के बारे में। नवजोत सिंह सिद्धू
पावर काम के डिफ़ॉल्टर निकले हैं, जो कि अभी पंजाब में हो रहे बिजली कटौती और बिजली के संकट के बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह पर काफ़ी ये तीखे ट्वीट करते थे, लेकिन इन्हीं का बिजली बिल खुद इन्होंने भरा नहीं है, जो कि 8.5 लाख रुपए का इनका बिल आया है। पंजाब के लोग इस समय बिजली कटों से बहुत बेहाल है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन सरकार को घेरते हुए कई ट्वीट किए थे। हैरानी वाली बात यह है कि एक तरफ सिद्धू महंगी बिजली पर सरकार को घेर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी ही कोठी का अभी तक का 8.67 लाख रुपए का बिजली बिल नहीं भरा है। इसको 2 जुलाई को आखिरी तारीख दी गई थी। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर में है कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण ब्रिटेन और रूस में मामले बढ़ चुके हैं और ईरान में 5वीं लहर का खतरा भी अब मंडरा रहा है। कोरोना महामारी की 2 लहरों का सामना करने वाले ब्रिटेन और रूस में इस खतरनाक वायरस का कहर फिर बढ़ने लगा है। इस बार कोरोना का डेल्टा वेरिएंट कारण बढ़ रहा है। नतीजतन दोनों देशों में दैनिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। ब्रिटेन में बीते 24 घंटे के दौरान 27,125 नए मामले पाए गए। एक दिन पहले 27,850 केस मिले थे। करीब 5 महीने बाद एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में नए संक्रमित पाए गए हैं। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट की हर बातों का हमें ध्यान देना चाहिए दोस्तों, और न्यायपालिका में विश्वास करना चाहिए। तो अगली खबर है कोरोना के इलाज के लिए दवा के परीक्षण का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्टर द्वारा दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र और आयुष मंत्रालय को उस दवा का परीक्षण कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था, जिसके बारे में उनका दावा है कि इसे कोरोना के इलाज के लिए विकसित किया गया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि याचिका में जिन निर्देशों को दिए जाने का अनुरोध किया गया है वे सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के नीति में संबंधित है। पीठ में न्यायमूर्ति RS रेड्डी और SR भट्ट भी शामिल है। तो चलते देखते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर है साइबर क्राइम के रिलेटेड। यदि आपके साथ भी साइबर ठगी होती है दोस्तों, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से उसकी शिकायत कर सकते हैं। साइबर ठगी के शिकार लोगों को वापस मिलने लगा है पैसा। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर से मिलेगी राहत। साइबर ठगी के शिकार लोगों को उनका पैसा वापस मिलने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 की मदद से पिछले 3 महीने में 3.13 करोड़ रुपए ठगी के शिकार लोगों को वापस किए जा चुके हैं। यह हेल्पलाइन नंबर 1 अप्रैल को 7 राज्यों में सॉफ्ट लॉन्च किया गया था और 16 जून को पूरे देश के लिए इसे खोल दिया गया है। अभी तक 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में यह हेल्पलाइन नंबर काम करने लगा है। अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने के लिए बातचीत चल रही है। जानते हैं अगली खबर। अगली खबर है उत्तराखंड की राजनीति से रिलेटेड। उत्तराखंड में नई चुनावी टीम उतारने की कांग्रेस की भी तैयारी हो गई है। हरीश रावत को चुनावी चेहरा बनाने का हो सकता है ऐलान। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने के भाजपा के इस प्रयोग को विफल मान रही कांग्रेस ने भी अगले चुनाव के लिए अपनी नई टीम मैदान में उतारने का पुख्ता तैयारी कर ली है। पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि कांग्रेस महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर प्रदेश की सियासत में लौटकर पार्टी की चुनावी कमान संभालेंगे। पार्टी हाईकमान की ओर से चुनाव को देखते हुए जल्द ही उत्तराखंड कांग्रेस के विधायक दल के नए नेता की नियुक्ति का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो देखते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर है ग्रीन एनर्जी के बारे में। ग्रीन एनर्जी से 2 वर्षों में 1 लाख करोड़ बचेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय की पहल है। गेल जैसी कंपनियां भी इसके लिए आगे आई है। यातायात से जुड़े वाहनों में पेट्रोल डीजल की जगह ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल से अगले 2 वर्षों में आयात बिल में 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। वहीं देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रयास से इस योजना को अंजाम दिया जा रहा है। पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने बताया कि बायोडीजल, हाइड्रोजन कंप्रेस्ड गैस, बायोगैस, इथेनॉल जैसी कई ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल को बढ़ाने पर काम चल रहा है, लेकिन अगले 2 वर्षों में मुख्य रूप से CBG और एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ने से आयात बिल में 1 लाख करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है। तो चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर में है सरकार ने दालों के भंडारण पर लगाई स्टॉक लिमिट। 200 टन से अधिक दाल नहीं रख सकेंगे थोक व्यापारी। तो दोस्तों नई दिल्ली PTI से ये खबर आई है कि दालों की बढ़ती महंगाई और जमाखोरी को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से इनकी भंडारण सीमा निर्धारित कर दी है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय
ने अधिक सूचना जारी कर कहा है कि थोक व्यापारी 200 टन और खुदरा व्यापारी 5 टन से अधिक किसी भी एक दाल का भंडारण नहीं करेंगे। मिलों के लिए यह सीमा पिछले 3 महीनों के उत्पादन या उनकी कुल स्थापित क्षमता के 25%, जो भी इनमें से अधिक हो उससे ज़्यादा नहीं होगी। मूंग दाल को इन सभी सीमाओं से बाहर रखा गया है। यह सीमा इस वर्ष 31 अक्टूबर तक के लिए है। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, सरकार ने लिमिटेशन सेट की है, वरना कोई बड़ा व्यापारी, कोई पैसे वाला व्यापारी ऐसा भी कर सकता है कि वो सारे दालों को खरीद ले, सारे दालों को दबा कर रखे अपने भंडारण में, और इसके कारण मार्केट में दालों की कमी हो जाएगी, और अगर लिमिटेशन नहीं होगी तो बहुत ऊंचे दामों में भी ये बेच सकते हैं। तो इसलिए सरकार ने लिमिट तय की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं अगली खबर क्या कहती है। अगली बड़ी खबर में है ढीले पड़े ट्विटर के तेवर, नियुक्त करेगी शिकायत निवारण अधिकारी। दिल्ली हाई कोर्ट को ट्विटर ने ये जानकारी दी है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने भारत के कानून के सामने घुटने टेक दिए हैं। ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि कंपनी भारतीय कानूनों का पालन करते हुए शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त कर रही है। हाईकोर्ट की तरफ से जारी नोटिस के जवाब में शपथ पत्र दायर कर ट्विटर ने बताया कि शिकायत निवारण अधिकारी के तौर पर किसी भारतीय नागरिक की स्थायी नियुक्ति करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अलावा एक अंतरिम अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। अगली खबर दोस्तों आ रही है म्यांमार से। म्यांमार में तख्ता पलट हो गया, जैसे कि आप जानते हैं वहाँ की आर्मी ने लोकशाही का हनन कर दिया गया। अभी वहाँ पे लोकशाही नहीं है, सब मुख्तारशाही चल रही है, आर्मी के हाथ में शासन है। तो म्यांमार में लोकतंत्र के समर्थकों का जो प्रदर्शन हो रहा है, हलिंग के जन्मदिन पर पढ़े अंतिम संस्कार के संदेश और इनका ताबूत वगैरह निकाल कर इनके जन्मदिन के ही दिन इस तरीके से इनका विरोध किया गया है। तस्वीर में जो दिख रहे हैं वो वहाँ के म्यांमार के सेना अधिकारी है। म्यांमार में सेना द्वारा 5 महीनों पहले किए गए तख्ता पलट के बाद से देश में लोकतंत्र के समर्थकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने जुंटा के शासक मिन आंग हीलिंग के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नकली ताबूत और पुतले जलाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनसे देश में अराजकता पैदा हुई है। देखते हैं अगली खबर। अगली खबर है बॉलीवुड से। आप सभी ने टीवी पर तो देख ही लिया होगा, क्योंकि ऐसी खबरें जल्दी बहुत ज़्यादा वायरल होती है। काम की खबरें ज़्यादा वायरल नहीं होती, लेकिन बॉलीवुड की खबरें बहुत ज़्यादा वायरल होती है। तो आमिर खान और किरण राव दोनों पति पत्नी मिस्टर परफेक्शनिस्ट। आमिर खान जिन्होंने लगान वगैरह जैसी सुपरहिट फिल्में दी और सोशल एक्टिविटी भी काफ़ी करते रहते हैं। सत्यमेव जयते करके इनका शो आया था। तो आमिर खान ने अपनी पत्नी किरण राव से 15 साल बाद तलाक ले लिया है। दोनों ने स्टेटमेंट जारी करके कहा, अब हम पति पत्नी की तरह नहीं बल्कि परिवार की तरह रहेंगे। तो ये तो उनका पर्सनल मुद्दा हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबर पर। मुफ्त सुविधाओं पर कोर्ट का कमेंट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा बेघर और भिक्षुकों को भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। जो भी भिक्षुक लोग हैं, बेघर लोग हैं, उनको भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। उन्हें अगर सब कुछ फ्री में दे दिया जाए तो काम नहीं करेंगे, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है भिक्षुक लोगों के लिए और सड़क पर रहने वाले के लिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भिक्षुकों के लिए एक अहम टिप्पणी दी है। शुक्रवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस GS कुलकर्णी की बेंच ने कहा कि बेघरों और भिक्षुक लोगों को भी देश के लिए कुछ काम करना चाहिए। उन्हें राज्य ही सब कुछ उपलब्ध नहीं करवा सकता। अगर उन्हें सब कुछ फ्री में दे दिया तो वो काम नहीं करेंगे। अदालत की यह टिप्पणी मुंबई में रहने वाले ब्रजेश आर्य की याचिका पर आई है। आर्य ने लॉकडाउन के दौरान अदालत से मुंबई नगर पालिका BMC को शहर में बेघरों, भिक्षुक लोगों और गरीबों को 3 वक्त का खाना पानी और रहने के लिए जगह और पब्लिक टॉयलेट का इंतजाम करने के निर्देश के लिए गुजारिश की थी, जो गुजारिश बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठुकरा दी है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधा बयान दिया है कि बेघर और भिक्षुक जो लोग हैं उनको भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। हम सब कुछ सुविधाएं, सबकी बात नहीं मान सकते और सारी सुविधाएं ऐसे ही सभी को फ्री में नहीं बांट सकते। तो चलते हैं अगली खबर पर, आगे के समाचार पर। तो अगली खबर है उज्जैन से। उज्जैन में अब जेनेरिक दवाइयों का रॉ मटेरियल भारत में ही तैयार होने वाला है। जिस रॉ मटेरियल से, जिस कच्चे माल से जेनेरिक दवाइयाँ बनती थी, जो आज तक हम चीन से इंपोर्ट करते थे, जो चीन से मंगवाते थे, वही रॉ मटेरियल अब MP के, मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनेगा। 120 करोड़ रुपए की लागत से विक्रम उद्योगपुरी में फैक्ट्री लगाने की तैयारी की जा रही है। देवास रोड पर विकसित स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी में जेनेरिक दवाइयों का वह रॉ मटेरियल बनेगा जो अभी चीन से आयात करना पड़ता है।
ऐसी 20 केमिकल की फैक्ट्री लगाने की तैयारी हो चुकी है। 1 साल में इससे उत्पादन शुरू हो जाएगा। यहाँ बनाया गया रॉ मटेरियल भारत के अलावा यूएस और यूरोप के कारखानों को भी सप्लाई होगा। संभावना है कि 11 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कारखाने की आधारशिला रखेंगे। उज्जैन के श्रीनिवासन फार्मा केम प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को भी भारत सरकार की मंजूरी मिल गई है। मंजूरी के बाद उद्यमी आनंद बागड़ ने देवास रोड पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत विकसित नए औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी में जमीन लेकर फैक्ट्री निर्माण की प्रक्रिया पूरी करा ली है। तो ये खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है झारखंड सरकार ने उठाया। चयनित खिलाड़ियों का बीमा कराएगी सरकार। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़, सिल्वर जीतने वाले को 1 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 75 लाख रुपए देगी सरकार। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए इनाम राशि दे जाने की घोषणा की। शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से सीएम ने तीरंदाज खिलाड़ी दीपिका कुमारी, कोमलिका बारी, अंकिता भगत, कोच पूर्णिमा महतो और हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान व सिलिमा टेटे से बात की। ओलंपिक में चयनित खिलाड़ियों को भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि। सीएम ने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों को ओलंपिक में प्रतिभागी बनने पर ही 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। 23 जुलाई 2021 से टोक्यो में प्रारंभ हो रहे ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए झारखंड से चुनी गई हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को भी 5-5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है। ये घोषणा तो हेमंत सोरेन ने कर दी है, लेकिन अब देखना है कि खिलाड़ियों तक ये राशि कब तक पहुंचती है, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले ही पैराप्लेजिक खिलाड़ियों ने एक राज्य में आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन किया था कि उनको कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। तो ये खबर आ रही है गुजरात से। दीव दमन में लौटेगी बहार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश दीव में 18+ के 100% लोगों को पहला डोज वैक्सीन का लग चुका है। 10 दिनों में केवल 2 नए मामले आए हैं और एक्टिव केस अभी 0 है। इसलिए सरकार शायद यहाँ पे खोल सकती है और विजिटरों के लिए परमिशन दे सकती है। दीव और दमन जिलों में 18 वर्ष से ऊपर के 100% लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। जून के अंत तक दीव ने यह आंकड़े हासिल कर लिए हैं। अब दूसरे डोज पर जोर दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी शामिल है। माइग्रेंट वर्कर्स का भी टीकाकरण किया जा रहा है। 95% से अधिक वैक्सीनेशन वाले गाँव में पुरस्कार की घोषणा की गई है। कम केस और टीकाकरण के कारण होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट 50% क्षमता के पास लागू होने वाली गाइडलाइन को ध्यान में रखकर ही लोगों को आने दिया जाएगा। मतलब ये एंट्री यहाँ की शुरू होगी। प्रेक्षणीय स्थल है जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश टापू जैसा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की खबर पर। आगे के समाचार में है बिजली संकट पर सियासत। आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब सीएम के फार्म हाउस का घेराव, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने छोड़ा पानी, बिगड़ी सांसद भागवत मान की तबीयत। पंजाब में बढ़ रहे गर्मी के कहर के बीच बिजली संकट भी गरमाया हुआ है। लगातार बिजली के कट लग रहे हैं और लोग परेशान होकर सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन इसी बीच राजनीति भी गरमा गई है। इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने सिसवा स्थित सीएम अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस का घेराव किया है। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफ़ी झड़प हुई। पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की थी ताकि आम आदमी पार्टी के लोग बैरिकेड तोड़कर आगे ना बढ़ पाए। फिर भी ये लोग आगे बढ़ गए। आप कार्यकर्ताओं पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पानी की भी बौछार छोड़ी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रदेशाध्यक्ष और सांसद भगवत मान तबीयत खराब होने के कारण लौट गए। वही प्रदर्शन के मद्देनजर सीएम हाउस की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। तो अगली खबर आ रही है यूपी से। चुनाव से पहले यूपी ने 74,000 नौकरियों का ऐलान कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 30,000 अधीनस्थ आयोग, उच्चतर शिक्षा से 17,000 और माध्यमिक शिक्षा से 27,000 पद भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरियों का बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अलग अलग विभागों में 74,000 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। सीएम ने शुक्रवार इसके लिए अलग अलग चयन आयोग के चेयरमैन
के साथ शुक्रवार को मीटिंग की। सभी को निर्देश दिया कि यह काम पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से होना है। खराब छवि वाले स्कूलों को एग्जाम सेंटर बिल्कुल न बनाया जाए। परीक्षाएं पूरी तरह नकल विहीन होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए तिथि जल्द तय कर दी जाएगी। तो अब जानते हैं सर्राफा बाजार का हाल क्या चल रहा है। सोने चांदी का भाव कितना महंगा और सस्ता हुआ है सोना आपके शहर में, तो देखते हैं सोने चांदी के आज के लेटेस्ट रेट। जून की भारी गिरावट के बाद सोने चांदी के लिए जुलाई की शुरुआत अच्छी रही। सोने में लगातार दूसरे दिन मजबूती देखने को मिल रही है। वहीं चांदी में भी निचले स्तर से काफी सुधार आया है। मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का अगस्त वायदा 47,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बंद हुआ, तो वहीं चांदी का जुलाई वायदा 70,250 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1778.6 डॉलर प्रति ट्राई ऑन्स के साथ वृद्धि जारी रही। कुल वृद्धि 0.11% है। यह मूल्य स्तर पिछले 30 दिनों में देखी गई। औसत सोने की कीमत 2.19% अधिक है। अन्य कीमती धातु चांदी की कीमतों में भी तेजी रही है। चांदी 0.16% से बढ़कर 26.1 डॉलर प्रति ट्राई ऑन्स हो गई है। देश के अलग अलग शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड का भाव अलग रहता है। हम आपको बिजनेस वेबसाइट गुड रिटर्न्स इनके अनुसार हाजिर का भाव बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके शहर में गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस क्या होने वाले हैं। सभी बड़े शहरों के नाम वीडियो में दिए गए हैं। सभी का एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन हम करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके भी आपके शहर में गोल्ड के रेट जान सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं मौसम का पूर्वानुमान क्या कहता है। मौसम, कहाँ आएगी बारिश, कहाँ रहेगी गर्मी। देखते हैं आज के मौसम का वेदर रिपोर्ट यानी पूर्वानुमान क्या कहता है। अगले 24 घंटों में मौसम की गतिविधियां। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, रायलसीमा और तमिलनाडु में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालय, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और आंतरिक कर्नाटक में कुछ हिस्सों में हल्की और मध्यम बारिश संभव है। मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना और उत्तरी राजस्थान में भी हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और टुडे न्यूज़ अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM News 24 को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर रोज़ की बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय रहे। टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।